गुड इवनिंग बच्चों। सबको आवाज आ रही है मेरी? गुड इवनिंग। सब अच्छे हैं? आवाज आ रही है सबको? सबको आवाज आ रही है बच्चों? आवाज आ रही है बच्चों सबको मेरी? गुड इवनिंग। गुड इवनिंग बच्चों। तो बच्चों हमने लास्ट क्लास में स्टार्ट किया था केमिकल काइनेटिक्स से। अब केमिकल काइनेटिक्स हमने स्टार्ट किया था लास्ट क्लास में और हमने उसका इंट्रोडक्शन पढ़ा था बच्चों। तो शॉर्ट में जो हमने पढ़ा था उसी को मैं शॉर्ट में अगर आपको रिवाइज करवाऊं जिससे कि हम जो आज पढ़ेंगे वो हमें अच्छे से समझ में आएगा। तो बच्चों ध्यान से देखिएगा, जो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा उसको हम रिवाइज करते हैं शॉर्ट में। तो बच्चों हमने बोला था केमिकल काइनेटिक्स में हम केमिकल काइनेटिक्स मतलब रासायनिक बल गतिकी में हम पढ़ते हैं रेट ऑफ रिएक्शन और फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन। जो बच्चों हमने पढ़ा था उसी को शॉर्ट में बोल रहा हूं। तो बच्चों हमने लास्ट क्लास में स्टार्ट किया था केमिकल काइनेटिक्स से और बच्चों केमिकल काइनेटिक्स में हमने बोला था रेट ऑफ रिएक्शन हम पढ़ेंगे, मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन पढ़ेंगे और फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन पढ़ेंगे। लेकिन हमने बोला था बच्चों रेट ऑफ रिएक्शन की जो डेफिनेशन होती है वो हमने दो तरह से पढ़ी थी बच्चों। ये ध्यान से समझिएगा वापस से, क्योंकि हम आज न्यूमेरिकल्स में इनको यूज करेंगे जो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था। तो बच्चों आप देख सकते हैं हमने पढ़ा था मेनली रेट ऑफ रिएक्शन, सबसे ज्यादा रेट ऑफ रिएक्शन हमने पढ़ा था बच्चों चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट पर यूनिट टाइम। चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट पर यूनिट टाइम मतलब बच्चों रेट ऑफ रिएक्शन का सबसे मेन जो फॉर्मूला था वो क्या था? रेट ऑफ रिएक्शन डेल्टा सी बाई डेल्टा टी। और डेल्टा सी बाई डेल्टा टी में हमने बोला था बच्चों अगर रिएक्टेंट के रेस्पेक्ट में हम रेट कैलकुलेट करते हैं तो उसमें साइन हम माइनस यूज करते हैं, जबकि प्रोडक्ट के रेस्पेक्ट में रेट फाइंड करते हैं तो प्लस यूज करते हैं। अच्छा बच्चों मुझे बता सकते हैं, हमने ये सबने कमेंट बॉक्स में बताइएगा, रेट ऑफ रिएक्शन जब रिएक्टेंट के रेस्पेक्ट में फाइंड करते हैं तो माइनस साइन यूज करते हैं। क्यों? रिएक्टेंट के रेस्पेक्ट में माइनस और प्रोडक्ट के रेस्पेक्ट में प्लस साइन ही क्यों यूज किया? ये माइनस और प्लस साइन क्या इंडिकेट करता है? तो बच्चों हमने पढ़ा था विद टाइम कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट डिक्रीज होती है, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन विद टाइम इंक्रीज होती है और रिएक्टेंट के रेस्पेक्ट में माइनस साइन शो करता है कि विद टाइम कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट डिक्रीज होती है, इसलिए माइनस साइन रिएक्टेंट के रेस्पेक्ट में यूज किया। जबकि प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन विद टाइम बढ़ती है इसलिए हमने प्रोडक्ट के रेस्पेक्ट में प्लस साइन यूज किया। तो बच्चों ये सबको क्लियर है? और यूनिट भी आप देखेंगे बच्चों जब कंसंट्रेशन के रेस्पेक्ट में लाते हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन की यूनिट हो जाती है मोल पर लीटर पर टाइम या मोलैरिटी टाइम इनवर्स। लेकिन तो बच्चों मेनली ये ध्यान रखिएगा, जब तक आपको क्वेश्चन में बोले रेट ऑफ रिएक्शन तो हमेशा हम चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट या प्रोडक्ट पर यूनिट टाइम यूज करेंगे। लेकिन अगर आपको किसी गैसियस रिएक्शन में प्रेशर दे देता है तो ये ध्यान से सुनिएगा बच्चों, ये अच्छा क्वेश्चन होगा न्यूमेरिकल। अगर आपको किसी गैसियस रिएक्शन में रिएक्टेंट का प्रेशर दे देता है तो सबसे पहले ऑप्शंस में यूनिट पढ़िएगा बच्चों, उसकी ऑप्शंस में यूनिट पढ़िएगा कि यूनिट जो है उसकी वो प्रेशर की टर्म में ही है या कंसंट्रेशन की टर्म में है। क्योंकि बच्चों अगर रेट ऑफ रिएक्शन की यूनिट प्रेशर की टर्म में ही हुई तब तो हम डेल्टा पी बाई डेल्टा टी से आंसर डायरेक्ट ले आएंगे, उसका डेल्टा पी बाई डेल्टा टी से आंसर ले आएंगे। लेकिन ध्यान से बच्चों ये सेकंड टाइप वाला क्वेश्चन मैंने जो आपको बोला था कि व्हेन इन क्वेश्चन प्रेशर्स ऑफ गैस आर गिवन बट ROR इज आस्क्ड इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन, तो बच्चों फिर हम बोल सकते हैं रेट ऑफ रिएक्शन में
हमने बोला था अगर प्रेशर देकर कंसंट्रेशन की यूनिट में पूछे रेट, तो बच्चों उसी डेल्टा पी बाई डेल्टा टी को लास्ट में ओनली आर टी 1/RT कर देंगे, मतलब आर टी से डिवाइड कर दोगे बच्चों, डेल्टा पी बाई डेल्टा टी आर टी से डिवाइड, तो वो कंसंट्रेशन हो जाती है। तो डेल्टा सी भी बच्चों इसलिए हमने पढ़ा था डेल्टा पी बाई आर टी, और आरटी से डिवाइड करते वो प्रेशर से कंसंट्रेशन की यूनिट हो जाएगी। और इसमें बोला था आर की वैल्यू 0.0821 एग्जैक्ट या 1/12 अप्रोक्स यूज करेंगे। तो बच्चों ये सबको क्लियर है, ये समझ में आया बच्चों सबको हमने। तो यहां पर अब मैंने 3 टाइप के न्यूमेरिकल बोल दिए आपको बच्चों रेट ऑफ रिएक्शन के लिए। अगर कंसंट्रेशन दे दे तो डेल्टा सी बाय डेल्टा टी से लाएंगे, लेकिन प्रेशर दे दे तो डेल्टा पी बाय डेल्टा टी से लाओगे अगर प्रेशर की टर्म में ही यूनिट है तो। लेकिन प्रेशर देकर कंसंट्रेशन पूछे तो बच्चों फिर उसमें आरटी से डिवाइड कर दोगे आप। तो ये क्लियर है बच्चों सबको ये। अब बच्चों यहां पर देखिए ध्यान से, तो ये हमने पढ़ा था बच्चों, यहां तक सबको क्लियर है, वेरी गुड। अब बच्चों हमने बोला था कि किसी भी रिएक्शन की रेट हम 2 तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। किसी भी रिएक्शन की रेट हम 2 तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं बच्चों। वापस देखिए ध्यान से, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, और हमने बोला था एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन इज डिफाइंड फॉर अ पर्टिकुलर टाइम इंटरवल। पर्टिकुलर टाइम इंटरवल मतलब बच्चों आपको मैं बोलूंगा अगर कि टाइम t1 से t2 के बीच में रेट कैलकुलेट करें, टाइम t1 से t2 के बीच में रेट कैलकुलेट करें, तो बच्चों फिर वो कौन सी होगी, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। और हमने ग्राफिकली भी क्वेश्चन बोला था बच्चों इसका, कि ग्राफिकली अगर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट डिक्रीज होती है तो t1 t2 टाइम पर कंसंट्रेशन ग्राफ से हम ला सकते हैं, या प्रोडक्ट के रेस्पेक्ट में भी t1 t2 टाइम पर कंसंट्रेशन प्रोडक्ट की लाएंगे। तो बच्चों रिएक्टेंट या प्रोडक्ट किसी के भी रेस्पेक्ट में एवरेज रेट ला सकते हैं ना बच्चों। तो ये ध्यान रखिएगा कि किसी भी रिएक्शन की रेट हम रिएक्टेंट के रेस्पेक्ट में भी ला सकते हैं, प्रोडक्ट के रेस्पेक्ट में भी ला सकते हैं। बस रिएक्टेंट के रेस्पेक्ट में लाएंगे तो चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट देखेंगे और साइन माइनस यूज करेंगे। दूसरा, अगर प्रोडक्ट के रेस्पेक्ट में लाएंगे तो चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट देखेंगे और साइन प्लस यूज करेंगे। लेकिन रेट बच्चों बताइए मुझे कैलकुलेट करने पर कभी भी नेगेटिव आएगी क्या? तो हमने पढ़ा था बच्चों लास्ट क्लास में, रेट ऑफ रिएक्शन इज ऑलवेज अ पॉजिटिव क्वांटिटी, कैलकुलेट करने पर कभी भी नेगेटिव नहीं आता। तो बच्चों ये सबको क्लियर है। रेट ऑफ रिएक्शन की यूनिट हमने बोला था बच्चों प्रेशर की टर्म में हो सकती है या कंसंट्रेशन की टर्म में हो सकती है। अच्छा, जो हमने लास्ट में पढ़ा था कि एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन की जगह इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन भी ला सकते हैं, और इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन में और एवरेज में डिफरेंस बच्चों, इंस्टेंटेनियस में एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट या टाइम ऑफ रिएक्शन लाते हैं, मतलब बच्चों एट टी टाइम ही हमसे पूछ लेगा। तो बच्चों टी टाइम पर पूछेगा तो यहां से ध्यान से देखिएगा बच्चों कि अगर इंस्टेंटेनियस रेट, अगर सपोज मैं पी पॉइंट पर रेट कैलकुलेट करूंगा, पी पॉइंट पर रेट कैलकुलेट करूंगा, तो चेंज इन कंसंट्रेशन बहुत थोड़ा सा होगा, चेंज इन टाइम भी बहुत थोड़ा सा होगा। इसलिए बच्चों यहां हमने डेल्टा की जगह देखी और हमने डीसी बाई डी टी लिखा था, और इसका मतलब क्या है, लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0 डेल्टा टी की। तो बच्चों ये क्लियर है सबको। लेकिन अब हमने बोला था इसी रिएक्शन ए गिव्स बी के लिए इंस्टेंटेनियस रेट लिखूंगा तो बच्चों माइनस डी ए बाई डी टी, प्रोडक्ट के रेस्पेक्ट में लिखूंगा तो प्लस डी बी बाई डी टी। अब बच्चों मुझे अगर इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन लानी है तो मुझे ये डीसी बाई डी टी की वैल्यू लानी पड़ेगी। तो यहां से ध्यान से देखिएगा बच्चों, हम डीसी बाई डी टी की वैल्यू डायरेक्टली नहीं ला सकते, अलग अलग। उसके लिए हम करते हैं जिस भी पॉइंट पर रेट लानी होती है उस पॉइंट पर हम टेंजेंट ड्रॉ करते हैं बच्चों, और उस टेंजेंट की जो स्लोप होती है वही हम बोलते हैं
इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन की वैल्यू। तो बच्चों यहां ध्यान से देखिएगा, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन होती है स्लोप ऑफ द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ द कर्व, और जिसको हम टेन थीटा भी बोल सकते हैं। तो बच्चों यहां तक क्लियर है सबको? तो जो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा वो मैंने आपको शॉर्ट में रिवाइज करवा दिया। बच्चों आवाज आ रही है ना सबको? सबको आवाज आ रही है बच्चों? अब बच्चों हमने जो लास्ट क्लास में पढ़ा सारा केमिकल काइनेटिक्स वो हमने सारा बता दिया आपको, बट आपने ध्यान से देखा हो बच्चों, जो हमने थ्योरी पढ़ी अभी तक आपको, उसमें आप देखेंगे बच्चों यहां पर हमने हर बार जो रिएक्शन ली बच्चों उसमें हमने देखिए ध्यान से सिंगल रिएक्टेंट सिंगल प्रोडक्ट वाला ही लिया रिएक्शन। ये ध्यान से समझिएगा बच्चों, हमने अभी तक रिएक्शन ली है सिंगल रिएक्टेंट सिंगल प्रोडक्ट वाली, चाहे वो एवरेज में हो तो बच्चों हमने ए गिव्स भी सिंगल रिएक्टेंट सिंगल प्रोडक्ट वाली ली। इसी तरह से इंस्टेंटेनियस में भी देखेंगे बच्चों सिंगल रिएक्टेंट सिंगल प्रोडक्ट में। तो बच्चों यहां तक सबको क्लियर है? लेकिन मुझे एक चीज बताइए बच्चों, क्या जरूरी है क्या हर रिएक्शन में सिंगल रिएक्टेंट सिंगल प्रोडक्ट ही हो? तो कोई जरूरी नहीं है। अब यहां पर बच्चों ध्यान सुनना, अगर मैं आपसे बोलूं, अब मैं जो नेक्स्ट समझा रहा हूं बच्चों इसको समझिएगा ध्यान से, कि अगर रिएक्शन यहां से, अब हम नया लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं बच्चों, ध्यान से देखिएगा, अभी ये क्वेश्चन भी हम करेंगे आगे। तो बच्चों आप देख सकते हैं हमने बोला रेट ऑफ रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ स्टाइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स ऑफ बैलेंस्ड इक्वेशन। मतलब बच्चों हमें अगर रिएक्टेंट एक से ज्यादा दे रखे हो क्वेश्चन में, प्रोडक्ट भी एक से ज्यादा दे रखे हो, तो हम रेट ऑफ रिएक्शन कैसे लाते हैं? तो ये ध्यान से समझिएगा बच्चों। ये अब मैं आपसे बोल रहा हूं, जब हमने मोल कॉन्सेप्ट पढ़ लिया, स्टाइकियोमेट्री पढ़ ली, तो उसके अकॉर्डिंग अब हम यहां पर देखें ध्यान से बच्चों, मैं अज्यूम कर रहा हूं सपोज ये कोई बैलेंस्ड इक्वेशन है, a प्लस बी गिव्स c प्लस डी, a प्लस बी गिव्स c प्लस डी। अब बच्चों यहां पर हमने पढ़ा है कि जो बैलेंस्ड इक्वेशन में स्टाइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स होते हैं ये हमेशा मोल का रिलेशन बताते हैं। जो ये बैलेंस्ड इक्वेशन में कोएफिशिएंट्स होते हैं ये मोल का रिलेशन बताते हैं बच्चों। और ये मोल क्या प्रिडिक्ट कर रहा है कि 1 मोल ए कंप्लीटली रिएक्शन करता है विद 1 मोल बी टू प्रोड्यूस 1 मोल सी एंड 1 मोल डी। तो बच्चों बैलेंस्ड इक्वेशन मतलब स्टाइकियोमेट्री के क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, स्टाइकियोमेट्री के अकॉर्डिंग मैं बोलूं बच्चों यहां पर, तो ये है क्या, 1 मोल ए कंप्लीटली रिएक्ट्स विद 1 मोल बी टू प्रोड्यूस 1 मोल सी एंड 1 मोल डी। तो बच्चों यहां पर ये तो हमने मोल कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग पढ़ा, बट इस चैप्टर में रेट की टर्म में आपको मैं बोलूं तो बच्चों हमने पढ़ा है रेट जो होती है वो चेंज इन कंसंट्रेशन पर यूनिट टाइम होती है। और आप ध्यान से देखिए बच्चों यहां पर ये जो A है ये रिएक्टेंट डिसअपीयर होता है ना बच्चों, क्योंकि ये कम होता है, कंज्यूम होता है। B भी रिएक्टेंट है तो ये भी डिसअपीयर होगा। तो बच्चों मैं A जिस रेट से डिसअपीयर होता है उसको बच्चों मैं बोल सकता हूं रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए। और रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए को मैं लिखूंगा तो बच्चों ये रिएक्टेंट है इसलिए माइनस लिखूंगा, और मैं इंस्टेंटेनियस रेट मान लूं तो बच्चों माइनस डी ए बाई डी टी लिखोगे। तो बच्चों यहां देख सकते हैं रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए क्या हो गई, माइनस डी ए बाई डी टी। या बच्चों इसको मैं ये बोल सकता हूं यहां पर ए का 1 मोल डिसअपीयर होता है ए के 1 मोल बी से रिएक्शन करने पर। तो बच्चों इसको मैं रेट की टर्म में बोलूं तो ये बोल सकता हूं बच्चों जितने टाइम में ए का 1 मोल डिसअपीयर होता है, ए का 1 मोल डिसअपीयर होता है उतने ही टाइम में बी का भी 1 मोल डिसअपीयर होता है।
और उतने ही टाइम में सी का 1 मोल अपीयर होता है और डी का भी 1 मोल अपीयर या फॉर्म होता है। तो बच्चों ये क्लियर है बच्चों सबको? ये तो ए का 1 मोल डिसअपीयर होता है तो उसके डिसअपीयर होने की रेट क्या हो गई बच्चों? माइनस डी ए बाई डी टी। अब यहां पर बच्चों बी के रेस्पेक्ट में अगर लिखते हैं तो वो भी डिसअपीयर हो रहा है, इसलिए रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ बी अगर मैं लिखूंगा तो बच्चों क्या हो जाएगा? माइनस डी बी बाई डी टी। इसी तरह से बच्चों अगर सी के रेस्पेक्ट में, अब मुझे बताइए बच्चों, सी के रेस्पेक्ट में लिखूंगा तो वो डिसअपीयर होगा या अपीयर होगा? बच्चों ये अपीयर या फॉर्म होता है। बच्चों सबको क्लियर है? वेरी गुड, अच्छे से जवाब दे रहे हो बच्चों, आप सब यहां ध्यान से देख लें। तो बच्चों सी के रेस्पेक्ट में अपीयर होता है या रेट ऑफ फॉर्मेशन, तो यहां ध्यान से देखिएगा बच्चों, जो ये सी और डी है ये फॉर्म होते हैं, इसलिए हम क्या बोलेंगे इनको? रेट ऑफ फॉर्मेशन या रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ सी एंड डी। जबकि ए और बी जो हैं वो डिसअपीयर मतलब कंज्यूम होते हैं, इसलिए रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए एंड बी। अब सी के रेस्पेक्ट में हम लिखेंगे बच्चों माइनस की जगह प्लस हो जाएगा क्योंकि वो प्रोडक्ट है। इसी तरह से बच्चों डी के रेस्पेक्ट में लिखेंगे तो वो भी प्रोडक्ट है, तो रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ डी तो प्लस डी डी बाई डी टी हम लिख देंगे। अब बच्चों ये जो रेट ऑफ डिसअपीयरेंस या रेट ऑफ अपीयरेंस लिखी है, अब यहां पर बच्चों ध्यान से देखिए, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस या रेट ऑफ अपीयरेंस हमने लिखी है बच्चों, ये है कितने मोल की? बैलेंस्ड इक्वेशन के अकॉर्डिंग देखें तो ये 1 मोल ए के डिसअपीयर होने की रेट है। बच्चों माइनस डीबी बाई डी टी क्या शो कर रहा है? जिस रेट से बी का 1 मोल डिसअपीयर हो रहा है, जबकि बच्चों डीसी बाई डी टी क्या है? जिस रेट से 1 मोल सी अपीयर हो रहा है, या डी डी बाई डी टी 1 मोल डी जिस रेट से अपीयर हो रहा है। अब बच्चों यहां से मैं सबसे पूछ रहा हूं, ध्यान से बताइएगा, मैं जो पूछ रहा हूं मुझे बताइए बच्चों, ये जो चारों वैल्यूज हैं, इन चारों की वैल्यू माइनस डी ए बाई डी टी, माइनस डी बी बाई डी टी, प्लस डी सी बाई डी टी और प्लस डी डी बाई डी टी, इन चारों की वैल्यू बच्चों मुझे बताइए इक्वल होंगी या डिफरेंट होंगी? सबसे पूछ रहा हूं बच्चों, बताइए कमेंट बॉक्स में कि इन चारों की वैल्यूज इक्वल होंगी या डिफरेंट होंगी? वेरी गुड बच्चों, आकांक्षा, सत्या, सबका वेरी गुड बच्चों, उन्नति, हर्षवर्धन वेरी गुड बच्चों, सबका ये सही है। ये चारों वैल्यूज इक्वल होंगी, मतलब ये माइनस डी ए बाई डी टी, माइनस डी बी बाई डी टी, प्लस डी सी बाई डी टी और प्लस डी डी बाई डी टी, इन चारों की वैल्यूज इक्वल होंगी। चारों की वैल्यूज इक्वल होंगी, और क्यों इक्वल होंगी बच्चों? उसका रीजन है इनकी स्टाइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, इनके स्टाइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। इनके चारों कौशल बेटा डिफरेंट नहीं होंगी, इक्वल होंगी। क्यों इक्वल होंगी? उसका रीजन है इनका बैलेंस्ड इक्वेशन, स्टाइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। इसलिए बच्चों हेडिंग को देखो दोबारा, हमने क्या लिखा? रेट ऑफ रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ स्टाइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ बैलेंस्ड इक्वेशन। और यहां पर बच्चों आप देख सकते हैं ये क्या है? बैलेंस्ड इक्वेशन हमने हमेशा पढ़ा है मोल कॉन्सेप्ट में। अब ध्यान से सुनिए बच्चों मैं जो बोलने वाला हूं, क्योंकि नेक्स्ट इसी में मैं चेंज करूंगा रिएक्शन में। यहां पर हमने पढ़ा है बच्चों मोल कॉन्सेप्ट में कि कोई भी केमिकल रिएक्शन कभी भी हमारे अकॉर्डिंग नहीं होती है, वो होती है बैलेंस्ड इक्वेशन के कोएफिशिएंट्स के अकॉर्डिंग, बैलेंस्ड इक्वेशन के कोएफिशिएंट्स के अकॉर्डिंग। और आप देख सकते हो बच्चों सबके बैलेंस्ड इक्वेशन में कोएफिशिएंट सेम है। मतलब बच्चों ये क्या बता रहा है कि 1 मोल ए जितने टाइम में डिसअपीयर होता है
उतने ही टाइम में बी का 1 मोल डिसअपियर होगा और उतने ही टाइम में सी एंड डी के 1 मोल अपीयर होंगे। तो बच्चों मतलब क्या हो गया कि 1 मोल ए जितने टाइम में डिसअपियर होता है उतने टाइम में बी का 1 मोल डिसअपियर हो रहा है। मतलब दोनों की रेट ऑफ डिसअपियरेंस सेम है और सी और डी के 1 मोल अपीयर होते हैं। मतलब दोनों के 1 मोल अपीयर होने की रेट भी सेम है यहां पर। और बच्चों यहां पर वॉल्यूम नहीं लिखा है तो हम वॉल्यूम को 1 लीटर मानेंगे, कांस्टेंट मानेंगे। अब बच्चों यहां पर 1 मोल डिसअपियर हो रहा है, 1 मोल बी डिसअपियर हो रहा है, 1 मोल अपीयर हो रहा है, इसलिए अब बच्चों यहां पर, और ये साइन तो ओनली बच्चों हमने पढ़ा इसलिए हम यूज करते हैं कि ये रिएक्टेंट है। प्रोडक्ट के रेस्पेक्ट में प्लस इसलिए यूज करते हैं क्योंकि इनकी कंसंट्रेशन बढ़ती है। तो बच्चों ये क्लियर है सबको, आपको ये। अब यहां पर ध्यान से सुनिएगा बच्चों, मैं जो बोलने वाला हूं यहां आप ध्यान से देखें। हमने बोला है अभी तक रेट ऑफ डिसअपीयरेंस या रेट ऑफ अपीयरेंस। यहां ध्यान से देखिएगा बच्चों, मैंने अभी तक लिखा है रेट ऑफ डिसअपीयरेंस या रेट ऑफ अपीयरेंस। मैंने रेट ऑफ रिएक्शन नहीं लिखा बेटा, अभी तक रेट ऑफ रिएक्शन नहीं लिखा। क्यों? क्योंकि हमने पढ़ा है बच्चों रेट ऑफ रिएक्शन किसी भी रिएक्टेंट या किसी भी प्रोडक्ट के रेस्पेक्ट में लाएं वो रेट ऑफ रिएक्शन सेम आती है। किसी भी रिएक्टेंट या प्रोडक्ट के रेस्पेक्ट में रेट ऑफ रिएक्शन लाएं वो सेम आती है और आनी चाहिए बच्चों। क्यों? क्योंकि एक रिएक्शन में अगर ये चारों अलग अलग हो जाएंगी तो बता एक रिएक्शन की 4 रेट नहीं हो सकती। तरुण बेटा मैं जो बता रहा हूं वो समझो ध्यान से, मोलैरिटी या मोल नहीं है। मोल को मैंने बोला ये कंसंट्रेशन का चेंज मोल पर लीटर अपने आप होता है, तो मैं पर लीटर नहीं बोल रहा हूं तो अंडरस्टूड है कि वो पर लीटर है। इतनी चीजें अब ये से छोटे छोटे डाउट्स मत पूछो बच्चों, टाइम वेस्ट होएगा हमारा। थोड़ा सा ध्यान से पढ़ो। अभी जो मैं पढ़ा रहा हूं बच्चों, नमन मीना बेटा जो मैं पढ़ा रहा हूं उसको समझो, आगे की चीज मत भागो, आगे से कोई फायदा नहीं है। अब बच्चों यहां पर देखिए ये रेट ऑफ डिसअपीयरेंस रेट ऑफ अपीयरेंस है और इन्हीं को मैं चारों को अलग अलग रेट ऑफ रिएक्शन भी बोल सकता हूं। क्यों बोल सकता हूं? क्योंकि ये रेट ऑफ रिएक्शन चारों की सेम आती है, चाहे मैं अकेले ए के रेस्पेक्ट में रेट लाऊं, अकेले बी के रेस्पेक्ट में रेट लाऊं, अकेले सी के रेस्पेक्ट में रेट ऑफ रिएक्शन लाऊं, अकेले डी के रेस्पेक्ट में रेट ऑफ रिएक्शन लाऊं, ये सेम आएगी। लेकिन अब ये जो बच्चे कुछ जिनको पेशेंस बिल्कुल नहीं है उनको मैं बोल रहा हूं, अभी मैंने खाली एक एग्जाम्पल समझाया है लेकिन वो कमेंट बॉक्स में लिखे जा रहे हैं कि डिफरेंट कॉफिशिएंट हुए तो हम क्या करेंगे। तो रुक तो जाओ बेटा, एक साथ सारी चीजें तो मैं बता नहीं सकता ना, एक एक करके ही बताऊंगा, थोड़ा सा पेशेंस रखो। अब ये तो हमने बोला बच्चों जब रिएक्टेंट प्रोडक्ट के स्टाइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट सेम है, स्टाइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट सेम है तो रेट ऑफ रिएक्शन रेट ऑफ डिसअपीयरेंस अपीयरेंस सब सेम आ गई बच्चों। अब लेकिन अगर कोएफिशिएंट सबके अलग अलग हो, कोएफिशिएंट सबके अलग अलग हो अब अलग अलग हो तो बच्चों आप देख सकते हैं मैंने जनरल कोई बैलेंस्ड इक्वेशन मान ली, m1a प्लस m2b गिव्स n1c प्लस n2d, m1a प्लस m2b गिव्स n1c प्लस n2d। मतलब बच्चों अब स्टाइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट चारों के रिएक्टेंट प्रोडक्ट के बच्चों सेम है या सबके अलग अलग हैं? अलग अलग हैं बच्चों, सबके अलग अलग हैं सबके। और ये अलग अलग का मतलब क्या है कि ये m1 मोल ए बैलेंस्ड इक्वेशन के अकॉर्डिंग m1 मोल ए डिसअपीयर होता है जितने टाइम में m1 मोल ए डिसअपीयर होता है उतने टाइम में m2 मोल बी डिसअपीयर होता है और उतने टाइम में बच्चों n1 मोल सी अपीयर होता है और इधर n2 मोल डी अपीयर होता है। मतलब बच्चों अब यहां देखिए m1 m2 n1 n2 की वैल्यू सेम भी हो सकती है, डिफरेंट भी हो सकती है।
समझाने के लिए मैं अगर बोलूं सपोज बच्चों ये M1 M2 1 2 N1 N2 3 4 हो, तो बच्चों आप खुद सोचिए ये क्या बता रहा है कि 1 मोल ए जितने टाइम में डिसअपियर होगा उतने टाइम में बी का 2 मोल डिसअपियर हो जाएगा, और सी का 3 मोल अपीयर होगा, डी का 4 मोल अपीयर होगा। मतलब बच्चों यहां पर सबके कॉफिशिएंट अलग अलग हैं, लेकिन बच्चों मैं अगर ए के डिसअपियर होने की रेट लिखूं आपके, तो बच्चों वो ए के डिसअपियर होने की रेट होगी या M1 मोल डिसअपियर होने की रेट होगी? तो बच्चों ये M1 मोल डिसअपियर होने की रेट हो जाएगी, क्योंकि आपके M1 मोल ए काम में आए। तो बच्चों M1 मोल ए के डिसअपियर होने की रेट जो होगी बच्चों वो हो जाएगी माइनस डी ए बाई डी टी। ये ध्यान से समझिएगा बच्चों, मैं जो समझा रहा हूं, M1 मोल ए डिसअपियर होने की रेट होगी माइनस डी ए बाई डी टी। जबकि पहले वाले एग्जाम्पल में देखिए बच्चों कॉफिशिएंट 1 था, तो 1 मोल ए के डिसअपियर होने की रेट माइनस डी ए बाई डी टी थी, जबकि M1 मोल ए की जगह 1 मोल की जगह M1 मोल ए हो, तो बच्चों M1 मोल ए के लिए हो जाएगी माइनस डी ए बाई डी टी। जबकि बी के रेस्पेक्ट में लिखूं बच्चों तो वो M2 मोल डिसअपियर हो रहे हैं उसके, तो उसके रेट ऑफ डिसअपियरेंस हो जाएगी बच्चों यहां पर माइनस डी बी बाई डी टी, माइनस डी बी बाई डी टी। इसी तरह से बच्चों सी का N1 मोल अपीयर होता है, तो उसकी रेट ऑफ अपीयरेंस हो जाएगी बच्चों प्लस डी सी बाई डी टी। तो बच्चों यहां पर आप देख सकते हैं जो स्टाइकोमेट्रिक कॉफिशिएंट हैं उसके अकॉर्डिंग हम यूज करते हैं रेट ऑफ डिसअपीयरेंस या अपीयरेंस को। तो N2 मोल डी के अपीयर होने की रेट हो जाएगी बच्चों प्लस डी डी बाई डी टी, प्लस डी डी बाई डी टी। अब बच्चों यहां पर ये मैं तुमसे क्वेश्चन पूछ रहा हूं, यहां पर ध्यान से बताइए बच्चों, ये जो है अब कॉफिशिएंट कभी सेम दे भी सकता है कभी सेम नहीं भी दे सकता। अब मुझे एक चीज बताइए ध्यान से बच्चों, अगर सबके कॉफिशिएंट्स 1 2 3 4 हैं, 1 2 3 4 हैं, तो बच्चों यहां पर आप देखिए कि अगर मैं 1 कॉफिशिएंट ए मानता हूं तो इसका मतलब क्या हो गया कि 1 मोल ए डिसअपियर होता है, उतने टाइम में बी का 2 मोल डिसअपियर हो जाता है। मतलब बच्चों ए और बी के डिसअपियर होने की रेट इक्वल है या डिफरेंट है? अब बच्चों यहां पर आप देख सकते हैं कि रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ डी जो है वो प्लस डी डी बाई डी टी होगी। अब मैं जो बोल रहा हूं ध्यान से सुनिए बच्चों, यहां पर ध्यान से देख लीजिए मैं जो बोल रहा हूं कि जब कॉफिशिएंट सबके अलग अलग हैं, कॉफिशिएंट सबके अलग अलग हैं, तो 1 मोल ए डिसअपियर जितने टाइम में होता है उतने टाइम में बी का 2 मोल डिसअपियर होता है। मतलब बच्चों दोनों के डिसअपियर होने की रेट अलग अलग, क्योंकि ये 1 मोल डिसअपियर होता है उतने टाइम में ये डबल डिसअपियर हो जा रहा है। जबकि सी का अगर कॉफिशिएंट 3 है तो ये 3 मोल अपीयर हो रहा है, जबकि इधर 4 मोल अपीयर हो रहा है। मतलब बच्चों यहां ध्यान से देखिएगा, अगर बैलेंस्ड इक्वेशन में कॉफिशिएंट सबके अलग अलग होते हैं तो ये रेट ऑफ डिसअपीयरेंस और रेट ऑफ अपीयरेंसेस एक दूसरे के इक्वल नहीं होती हैं। ये अभी रेट ऑफ डिसअपीयरेंस रेट ऑफ अपीयरेंस है, ये एक दूसरे के इक्वल नहीं है। अब ध्यान से सुनिएगा बच्चों, ये अभी रेट ऑफ डिसअपीयरेंस अपीयरेंस है, अभी मैं इनको रेट ऑफ रिएक्शन नहीं बोल सकता। रेट ऑफ रिएक्शन क्यों नहीं बोल सकता हूं? क्योंकि रेट ऑफ रिएक्शन चाहे ए के रेस्पेक्ट में लाएं, चाहे बी के रेस्पेक्ट में लाएं, चाहे सी के रेस्पेक्ट में, चाहे डी के रेस्पेक्ट में, वो सेम आनी चाहिए। क्योंकि एक रिएक्शन की 4 रेट पॉसिबल नहीं हो सकती, किसी के भी रेस्पेक्ट में लाएं वो सेम आएगी।
अब यहां पर ROD ROA ये अभी सेम है नहीं, ये चारों अलग अलग हैं। तो बच्चों हमें इनको सेम करना पड़ता है, इनको सेम करना पड़ता। कैसे करेंगे सेम बच्चों? इसके पहले वाले में देखिए एग्जाम्पल में बच्चों, यहां हमें इन चारों को सेम करने की जरूरत नहीं पड़ी थी। क्यों नहीं पड़ी थी? क्योंकि यहां पर सबका कॉफिशिएंट 1 1 ऑलरेडी था, ये सब 1 मोल के लिए थी। यहां पर सबके मोल या कॉफिशिएंट अलग अलग हैं, इसलिए हमें इनको 1 मोल में कन्वर्ट करना पड़ेगा बच्चों। कैसे करेंगे? अब बच्चों यूनिटरी मेथड से देखिए, M1 मोल ए के डिसअपियर होने की रेट -dA/dt होती है। तो बच्चों 1 मोल ए के डिसअपियर होने की रेट क्या होगी? 1 मोल ए के डिसअपियर होने की बच्चों M1 मोल के डिसअपियर होने की रेट -dA/dt। तो 1 मोल ए के डिसअपियर होने की रेट हो जाएगी बच्चों 1/M1 इंटू -dA/dt। इसी तरह से बच्चों B के रेस्पेक्ट में लाएं, 1 मोल B के डिसअपियर होने की रेट क्या हो जाएगी? तो बच्चों M2 मोल के डिसअपियर होने की रेट -dB/dt। तो 1 मोल के रेस्पेक्ट में डिसअपियर होने की रेट हो जाएगी 1/M2 इंटू -dB/dt। इसी तरह से N1 मोल C के अपीयर होने की रेट है इतनी, तो 1 मोल C के अपीयर होने की रेट हो जाएगी बच्चों 1/N1 इंटू +dC/dt। इसी तरह से बच्चों यहां से हम बोल सकते हैं 1 मोल D के अपीयर होने की रेट वो हो जाएगी 1/N2 इंटू +dD/dt। और अब बच्चों आप देख सकते हैं ये हमने 1 मोल के लिए चेंज किया। क्यों? क्योंकि जिससे कि हर रिएक्टेंट प्रोडक्ट के रेस्पेक्ट में रेट ऑफ रिएक्शन सेम आ जाए। अब आप देख सकते हो बच्चों ये जो रेट्स आई, ये जो चारों रेट आई, ये क्या है? सब 1 मोल ए के डिसअपियर होने की रेट, ये भी 1 मोल बी के डिसअपियर होने की रेट, जबकि ये दोनों हैं 1 मोल सी एंड डी के अपीयर होने की रेट। इसका मतलब बच्चों यहां पर ये मीनिंग हो गया कि रेट ऑफ रिएक्शन, अब बच्चों यहां पर देख सकते हैं इस रेट से ए का 1 मोल डिसअपियर होता है, इस रेट से बी का 1 मोल डिसअपियर होता है, इस रेट से सी का 1 मोल अपीयर होता है, इसका 1 मोल डी अपीयर होता है। मतलब बच्चों यहां पर अब ये सब पर मोल डिफाइंड हो गई, मतलब पर स्टाइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट डिवाइड हो गई। तो बच्चों इन चारों की न्यूमेरिकल वैल्यू सेम आ जाएगी, और सेम आ जाएगी तो हम बोल सकते हैं इनको ABCD के रेस्पेक्ट में रेट ऑफ रिएक्शन। और बच्चों रेट ऑफ रिएक्शन विद रेस्पेक्ट टू रिएक्टेंट प्रोडक्ट हम बोलेंगे यहां पर। तो बच्चों आप देख सकते हो ए के रेस्पेक्ट में रेट ऑफ रिएक्शन में बोल दूंगा 1/M1 इंटू -dA/dt। और बच्चों यही वैल्यू आएगी बी के रेस्पेक्ट में भी, क्योंकि उसका भी 1 मोल ही अपीयर डिसअपियर हो रहा है। तो 1/M2 इंटू -dB/dt। इसी तरह से C के रेस्पेक्ट में लाएंगे तो 1/N1 इंटू +dC/dt, या D के रेस्पेक्ट में लाएंगे तो 1/N2 इंटू +dD/dt। तो बच्चों ये क्लियर है सबको ये कि अब यहां पर तनु यादव बेटा हमने 1 कोएफिशिएंट से डिवाइड क्यों किया? एक बार और बोल रहा हूं बच्चों सबको ध्यान से कि हमें रेट ऑफ रिएक्शन चाहे किसी भी रिएक्टेंट के रेस्पेक्ट में लाएं या किसी भी प्रोडक्ट के रेस्पेक्ट में लाएं, रेट ऑफ रिएक्शन सेम आनी चाहिए। लेकिन यहां पर आप देखो सबके कोएफिशिएंट अलग अलग जब थे तो ये सबके अलग अलग मोल के डिसअपियर होने की या अपीयर होने की रेट बता रही थी, लेकिन हमें सबके रेस्पेक्ट में सेम आन लानी है। इसलिए हमने क्या करा बच्चों, सबको पर मोल डिफाइन कर दिया पहले वाले क्वेश्चन की तरह। बच्चों यहां पर अपने आप इक्वल आ गई थी चारों। क्यों आ गई थी? क्योंकि
सबका कोफिशिएंट पहले से ही 1 मोल था, लेकिन इसमें नहीं था, इसलिए हमने पर मोल डिफाइन करा। और यूनिटरी मेथड से m1 मोल के लिए माइनस da/dt, तो 1 मोल के लिए m1 से डिवाइड हो जाएगा बच्चों। अब यहां पर अब मैं जो बोल रहा हूं बच्चों ध्यान से सुनिएगा, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, काम की चीज, मैं इसको शॉर्ट में, अब बच्चों अभी तो मैंने ये पूरा सॉल्व करके समझाया, लेकिन ऑब्जेक्टिव में हमें ये जल्दी करना है, टाइम सेव करना, तो लैंग्वेज बहुत ध्यान से पढ़िएगा बच्चों। अब मैं आपको जो बोल रहा हूं ध्यान से सुनिएगा कि यहां आप देखिए, मैं आपसे क्वेश्चन में बोल रहा हूं, सुन लिए बच्चों ध्यान से। ये अब कमेंट बॉक्स में मत लिखिएगा कुछ भी, जो मैं बोल रहा हूं वो काम की चीज है। क्वेश्चन जब हम करेंगे तब लिखिएगा कि अगर आपसे क्वेश्चन में पूछा क्या है, ये ध्यान से पढ़िएगा बच्चों। अगर मैं इसमें इक्वेशन लिख दूं मैं और बोलूं ए के रेस्पेक्ट में रेट ऑफ रिएक्शन लाएं, ए के रेस्पेक्ट में रेट ऑफ रिएक्शन, तो बच्चों वो होगी पूरा 1/m1 इंटू माइनस da/dt। लेकिन अगर माइनस da/dt पूछा है तो बच्चों ये माइनस da/dt क्या है बच्चों बताइए? ये माइनस da/dt और माइनस dB/dt बच्चों, ये बताइए ये रेट ऑफ रिएक्शन है दोनों ओनली, या ये रेट ऑफ डिसअपीयरेंस है? तो बच्चों ये ध्यान रखिएगा, जब हम कोफिशिएंट से डिवाइड नहीं करेंगे तो ये है रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए एंड बी, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए एंड बी, जबकि dC/dt ओनली और dD/dt बच्चों ये है रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ C एंड D। तो बच्चों ये क्वेश्चन में ध्यान से पढ़िएगा कि आपको रेट ऑफ रिएक्शन बोला है क्वेश्चन ने, या रेट ऑफ डिसअपीयरेंस या रेट ऑफ अपीयरेंस बोला है। अब बच्चों ये तो हमने पूरा सॉल्व करके बताया, लेकिन आगे से हम इसका कंक्लूजन यूज करेंगे बच्चों, ध्यान से शॉर्ट में। अब बच्चों यहां से आप देख सकते हैं, मैं शॉर्ट में कंक्लूजन बना लूं इसका, तो यहां से देख सकते हो बच्चों कि रेट ऑफ रिएक्शन में और रेट ऑफ डिसअपीयरेंस या रेट ऑफ अपीयरेंस में डिफरेंस क्या है कि हम खाली कोफिशिएंट से डिवाइड कर देते हैं तो वो रेट ऑफ रिएक्शन हो जाती है, और कोफिशिएंट से डिवाइड नहीं करते हैं तो वो रेट ऑफ रिएक्शन नहीं होती, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस अपीयरेंस हो जाती है। तो बच्चों यहां से कंक्लूजन में आपको शॉर्ट में बोलूं तो बच्चों ये लिख सकता हूं, जो हम आगे क्वेश्चंस में यूज करेंगे बच्चों की, रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ डिसअपीयरेंस या रेट ऑफ अपीयरेंस अपॉन स्टाइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ दैट रिएक्टेंट या प्रोडक्ट। बच्चों किसी भी रिएक्टेंट या प्रोडक्ट की जो रेट ऑफ डिसअपीयरेंस होती है उसी को उसके स्टाइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से डिवाइड कर देंगे तो बच्चों रेट ऑफ रिएक्शन आ जाएगी, या रेट ऑफ अपीयरेंस को डिवाइड कर देंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन आ जाएगी। अब यहां पर जो हमने अभी पहले वाला पढ़ा बच्चों, इसको भी मैं इस शॉर्ट कंक्लूजन से ला सकता हूं, ध्यान से देखिएगा बच्चों। ये यहां पर आप देखिए बच्चों, पहले वाले में सबके कोएफिशिएंट देखिए 1 है, और 1 है तो बताइए बच्चों 1 से डिवाइड कर दूं मैं तो रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस, रेट ऑफ अपीयरेंस तीनों सेम आ जाएंगी अगर कोएफिशिएंट 1 है तो पहले वाले में देखिए बच्चों एग्जांपल में सबके कोएफिशिएंट 1 थे, तो देख सकते हैं बच्चों रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए और बी, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ सी एंड डी, ये सब बराबर हैं रेट ऑफ रिएक्शन के, लेकिन कोएफिशिएंट अलग अलग हुए तो ये अलग अलग हैं। तो बच्चों कंक्लूड करूं मैं, अब मैं न्यूमेरिकल करवाने वाला हूं, तो एक जनरल चीज बोल रहा हूं बच्चों, सबको ध्यान रखिएगा, रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो होती है रेट ऑफ डिसअपीयरेंस या रेट ऑफ अपीयरेंस अपॉन स्टाइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, और स्टाइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट होती है मतलब
रेट ऑफ डिसअपीयरेंस, रेट ऑफ अपीयरेंस किसी रिएक्शन के लिए सेम आ भी सकती हैं, नहीं भी आ सकती, लेकिन रेट ऑफ रिएक्शन हमेशा सेम आती है। अब देखिए बच्चों, अब हम ये क्वेश्चन करते हैं। अब बच्चों यहां पर देखिए ध्यान से, हमने लिखा है इन द रिएक्शन, ये एक क्वेश्चन मैं समझा रहा हूं, इसी तरह से बाकी क्वेश्चंस कीजिएगा आप। अब यहां देखिए बच्चों, रिएक्शन लिखी है A+3B। अच्छा, A+3B में बच्चों A का कॉफिशिएंट 1 लेकिन B का कॉफिशिएंट 3 है, गिव्स 2C। द ROD बच्चों ये क्या है, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ B इज 6 इंटू 10 की पावर -3 मोलैरिटी सेकंड इनवर्स, क्योंकि बच्चों रेट की यूनिट कंसंट्रेशन की टर्म में मोलैरिटी टाइम इनवर्स होती है, और आप देख सकते हैं बच्चों टाइम इनवर्स जो है वो किस में है, सेकंड में। अब तो आपसे पूछा है बच्चों फाइंड रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन। तो बच्चों यहां पर अब आपको रेट ऑफ रिएक्शन पूछा है, तो बच्चों रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ बी दी। तो बच्चों हमने जो अभी कंक्लूजन पढ़ा था उसके अकॉर्डिंग डायरेक्ट ले आइए कि ROR, जो हमने पढ़ा है ROR जो होता है वो क्या है, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ बी। अगर बी का डाटा दिया इसलिए बच्चों रेट ऑफ डिसअपीयरेंस भी बी की ही ले रहा हूं ना, और उसका स्टाइकियोमेट्रिक कॉफिशिएंट कितना है, 3। तो रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ बी को कॉफिशिएंट से डिवाइड कर दीजिए, 6 इंटू 10 की पावर -3 अपॉन 3 करेंगे तो बच्चों आंसर सबका आ गया, वेरी गुड। 2 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -3 मोलैरिटी सेकंड इनवर्स। तो बच्चों फर्स्ट वाला सबका आ गया, वेरी गुड। लेकिन सेकंड में देखिए बच्चों ROD ऑफ A, ROA ऑफ C पूछा है, और बच्चों हमने पढ़ा है कि ROR आ गया तो इसी से ROD दूसरों की भी ला सकते हो, क्योंकि रेट ही अकेली ऐसी प्रॉपर्टी है जो ABC के रेस्पेक्ट में सेम रहेगी। तो बच्चों एक चीज ध्यान रखिएगा, चाहे मैं आपसे क्वेश्चन में ROD ROA के क्वेश्चन में, ये ध्यान से सुन लीजिए बच्चों, अगला करेगा फिर आप ध्यान से, ROD ROA के क्वेश्चन में आपसे मैं कुछ भी पूछूं, रेट ऑफ रिएक्शन ना भी पूछूं, तो भी आपको सबसे पहले ROR लानी है, क्योंकि वही एक प्रॉपर्टी है जो तीनों रिएक्टेंट के प्रोडक्ट के रेस्पेक्ट में सेम रहेगी। अब बच्चों ROD ऑफ A लाना है, तो बच्चों ROD ऑफ A के रेस्पेक्ट में लिखूंगा ROR को, तो ROD ऑफ A अपॉन A का स्टाइकियोमेट्रिक कॉफिशिएंट 1, और आप देख सकते हैं बच्चों दोनों जो है वो इक्वल आ गई, मतलब ROD ऑफ A जो है वो ROR के इक्वल है। मतलब बच्चों ये जो ROR है ये यहां पुट कर सकते हो, और ये पुट कर देंगे तो बच्चों इसका भी आंसर हो गया 2 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -3 मोलैरिटी सेकंड इनवर्स। अब बच्चों थर्ड ROA पूछा है, और ROA लाने के लिए फिर से ROR को ही लिख सकते हैं बच्चों, ROR हो जाएगा ROA ऑफ C अपॉन उसका स्टाइकियोमेट्रिक कॉफिशिएंट जो है 2, और ये ROR बच्चों फिर से यहां रख दीजिए और डिवाइड करेंगे या मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ROA ऑफ C जो होगा बच्चों वो हो जाएगा 2 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -3 इंटू 2, मतलब आंसर थर्ड का हो गया बच्चों 4 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -3 मोलैरिटी सेकंड इनवर्स। तो बच्चों ये क्लियर है, तो ये ध्यान रखिएगा कि आपसे रेट ऑफ रिएक्शन चाहे मैं पूछूं या ना पूछूं, हमेशा आपको रेट ऑफ रिएक्शन लानी ही है सबसे पहले, क्योंकि वही एक प्रॉपर्टी है जो ABC सबके रेस्पेक्ट में सेम रहती है। पीयूष बेटा 3 इंटू 10 की पावर -3 नहीं आएगा, आप देख सकते हो बच्चों, सिंपल सा क्वेश्चन। सबका क्लियर है बच्चों, सबका हो गया ये, वेरी गुड। एजाज आलम बेटा 4 नहीं, 4 इंटू 10 की पावर -3 आएगा थर्ड का आंसर, वेरी गुड बच्चों। और अंजलि बेटा साइन यूज करके ही रेट लाते हैं, तो वो पॉजिटिव लाने के लिए ही करते हैं। अमन शर्मा बेटा
गलत नहीं है, तुम्हारा गलत है। रेट ऑफ रिएक्शन ला चुके, ROA लाना, इसलिए इंटू 2 होगा। और बेटा साइन हमने यूज कर चुके, वो माइनस प्लस उसमें सब कंक्लूजन में आ गया। हमने बता बच्चों बोला था यहां पर ये, और ROD ROA विद साइन ही होती हैं, इसलिए ऐसी चीजें मत करिए, सिली मिस्टेक। ये माइनस के साथ ही ROD ROA होती हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों हम करते हैं, इससे और थोड़ा सा मैं चेंज करूंगा। प्रिंसी गुप्ता बेटा मैंने अभी बोला माइनस तो ROD ROA में अपने आप आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करिए बच्चों। अब ये लैंग्वेज में थोड़ा सा चेंज है, अब इसमें लैंग्वेज में थोड़ा सा चेंज है। क्वेश्चन करिए बच्चों जब तक मैं पानी पिलाऊं। अमन बेटा सही है तुम्हारा भी। मोहम्मद नाना बेटा ROD में नेगेटिव क्यों नहीं लिया, क्योंकि ROD होती ही -DA/dt है, तो उसने ROD पूछा है, मतलब -DA/dt ही पूछा है। जब हम खुद लाएंगे ROD ROA तब साइन यूज करते हैं, जब हम कैलकुलेट करेंगे ROD तब साइन यूज करेंगे। और बच्चों अब यहां देखिए इस क्वेश्चन में बच्चों आपसे हमें बोला है P + 2Q गिव्स 3R। अब इसमें ध्यान से देखिएगा बच्चों क्या बोल रहा है, कंसंट्रेशन ऑफ Q डिक्रीजेज। अब बच्चों ध्यान से देखिए, अब इसने Q के डिसअपियर होने की रेट नहीं दिया। हमें क्या लिखा है, कंसंट्रेशन ऑफ Q डिक्रीजेस फ्रॉम 0.2 m टू 0.04 m इन 20 मिनट। मतलब बच्चों अब इस क्वेश्चन में देखिए हमें रेट ऑफ डिसअपीयरेंस अपीयरेंस कुछ नहीं दिया, इसने कंसंट्रेशन दिया और टाइम इंटरवल दिया है। अब बच्चों आप देख सकते हैं ये यहां पर कंसंट्रेशन ऑफ Q डिक्रीजेस फ्रॉम 0.2 m टू 0.04 m। अब 20 मिनट में बच्चों आप देख सकते हो, तो ये क्या हो गई इसकी 0.2 m Q की। अच्छा बच्चों आप देख सकते हैं Q जो है वो रिएक्टेंट है, और रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन हमें पता है सबको बच्चों की डिक्रीज होती है, तो इनिशियल कंसंट्रेशन उसकी 0.2 है, फाइनली डिक्रीज होने के बाद रह गई C2, और हमें 20 मिनट में दिया है बच्चों। अच्छा यहां पर ध्यान से देखिए बच्चों, इसने आफ्टर 20 मिनट लिखा है। अच्छा बच्चों इसने इनिशियल टाइम नहीं लिखा, और इनिशियल टाइम ये ध्यान रखिएगा बच्चों, जब ना लिखे तो हम 0 मान लेते हैं, मतलब ये 0 से 20 मिनट, मतलब बच्चों यही क्या हो गया, डेल्टा टी। तो बच्चों ध्यान से देखिए हमें डेल्टा टी दिया है, C1 C2 दिया है, और हमसे पहले पार्ट में पढ़िए बच्चों क्या बोला है, ROD ऑफ P एंड Q। लेकिन डाटा है हमारे पास, डाटा है हमारे पास Q का, इसलिए पहले हम लाएंगे Q के डिसअपियर होने की रेट। और बच्चों अब यहां ध्यान से देखिएगा, Q के डिसअपियर होने की रेट में कॉफिशिएंट से डिवाइड नहीं करते, कॉफिशिएंट से डिवाइड नहीं करते। अब यहां पर मैं इसको लिखूंगा बच्चों माइनस, और चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ Q अपॉन चेंज इन टाइम। तो बच्चों यहां पर ROD ऑफ Q पहले लाएंगे, क्यों, क्योंकि उसने डाटा Q का दिया है। अब बच्चों अभी मैंने आपको बोला था अगर ROD कैलकुलेट हम करेंगे तो साइन को यूज करेंगे बच्चों। अब यहां पर चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ Q बच्चों में पता है होता है फाइनल माइनस इनिशियल कंसंट्रेशन, मतलब C2 माइनस C1, और C2 की वैल्यू 0.04 माइनस 0.2 अपॉन टाइम इंटरवल 20 लिखेंगे बच्चों। और इसको सॉल्व जब करोगे बच्चों तो ये 0.016 अपॉन 20। अच्छा बच्चों रेट कैलकुलेट करने पर कभी भी नेगेटिव नहीं होती, इसलिए ये माइनस 0.016 अपॉन 20 सॉल्व करेंगे तो बच्चों इससे ROD की वैल्यू आ जाएगी
8 इंटू 10⁻⁻³ और यूनिट देखिए बच्चों मोलैरिटी, लेकिन टाइम किस में है, मिनट में, इसलिए बच्चों ये मोलैरिटी मिनट इनवर्स आएगी वैल्यू, मोलैरिटी मिनट इनवर्स आएगी, मोलैरिटी मिनट इनवर्स। अब बच्चों ये तो वैल्यू आ गई आरओडी की। अब लेकिन बच्चों आप देखिए दूसरे क्वेश्चन में पूछा है आरओडी ऑफ पी और आरओए ऑफ आर, लेकिन मैंने बच्चों आपको बोला था आरओडी आरओए कुछ भी पूछे उसमें हमें हमेशा पहले आरओआर लानी पड़ेगी। अब बच्चों आरओआर हम ला सकते हैं क्योंकि आरओडी ऑफ क्यू हम ला चुके, तो जो बच्चों हमने कंक्लूजन पढ़ा था उसी को यूज कर सकते हो। आरओआर क्या हो जाएगी बच्चों, आरओडी ऑफ क्यू अपॉन क्यू का स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट जो कि 2 है, तो बच्चों इससे ला सकते हैं 8 इंटू 10⁻³ अपॉन 2, सॉल्व करेंगे तो बच्चों आंसर आ जाएगा 4 इंटू 10⁻³ मोलैरिटी मिनट इनवर्स। और बच्चों हमने बोला था टाइम की यूनिट, टाइम की यूनिट क्वेश्चन डिसाइड करेगा, ये नहीं कि फिजिक्स की तरह आप हर जगह सेकंड में ले लें, इसलिए हमने आरओआर की यूनिट लिखी थी मोलैरिटी टाइम इनवर्स, अगर वो कंसंट्रेशन है तो बच्चों यहां पर आरओआर की वैल्यू हमसे अभी नहीं पूछी थी लेकिन हम लाए क्योंकि हमें आरओडी ऑफ पी आरओए ऑफ आर लाना है। अब बच्चों इसी आरओआर को हम आरओडी ऑफ पी के रेस्पेक्ट में लिखें, तो बच्चों आरओडी ऑफ पी के रेस्पेक्ट में लिखेंगे तो उसका स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट 1 है, इसलिए बच्चों आरओआर आरओडी ऑफ पी सेम आ जाएगी और आरओडी ऑफ पी जो है बच्चों इससे आ जाएगी सेम, ये वैल्यू पुट कर दोगे तो 4 इंटू 10⁻³ मोलैरिटी मिनट इनवर्स ही, तो आरओडी ऑफ पी आ गई बच्चों। इसी तरह से आरओए ऑफ आर लाएं तो फिर से आरओआर को आरओए ऑफ आर की टर्म में लिख सकते हैं और आरओए ऑफ आर की टर्म में लिखेंगे तो बच्चों उसका कोफिशिएंट है 3, इसलिए 3 से डिवाइड कर देंगे बच्चों हम, और 3 से डिवाइड जब हम करेंगे तो बच्चों यहां पर आरओए ऑफ आर हमें लाना है, तो आरओए ऑफ आर जो होगा बच्चों वो 3 टाइम्स ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन हो जाएगा, तो 3 इंटू 4 इंटू 10⁻³ तो बच्चों आंसर हो जाएगा 12 इंटू 10⁻³ मोलैरिटी मिनट इनवर्स। तो बच्चों ये क्लियर है सबको, ये तो ये ध्यान रखिएगा बच्चों कि शिवानी बेटा हमें कैसे पता चला क्यू को ही फाइंड करना था, क्योंकि डाटा देखिए क्यू का गिवन था, अगर ये पी या आर का गिवन होता तो हम पी और आर का लाते, तो ये चीज क्लियर है सबको बच्चों ये। अब इसी में हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब मैंने जो पढ़ाया बच्चों उसी को यूज करना, अब ये तो बहुत इजी सा क्वेश्चन है बच्चों। प्रियांशी बेटा आरओआर निकालने के लिए भी क्यू से हमें आरओडी लानी ही पड़ेगी। अब इस क्वेश्चन में बच्चों आप पढ़िए ध्यान से, हमें बोला यहां पर इसने रिएक्शन के लिए हमें ये एक्सप्रेशन लिख कर दिया है और हमसे बोला है बच्चों यहां पर राइट बैलेंस्ड इक्वेशन ऑफ दिस रिएक्शन, मतलब बच्चों यहां से आप देख सकते हैं हमें फॉर अ रिएक्शन ये एक्सप्रेशन लिख कर दिया और हमें बोला इसकी ये कौन सी बैलेंस्ड इक्वेशन के लिए है, तो बच्चों आप देख सकते हैं हर चीज बराबर है ए बी सी डी के रेस्पेक्ट में, और सब में देख सकते हो बच्चों ये माइनस डी ए बाई डी टी dB बाई डी टी माइनस, अच्छा बच्चों माइनस जिसके साथ लिखा होता है रेट में वो प्रोडक्ट होता है या रिएक्टेंट,
तो रिएक्टेंट होता है। और बच्चों ए के रेस्पेक्ट में माइनस लिखा है मतलब वो रिएक्टेंट है, बी के रेस्पेक्ट में भी माइनस लिखा है मतलब वो रिएक्टेंट है। लेकिन सी और डी के रेस्पेक्ट में देखिए बच्चों ये प्लस में है, और प्लस का मतलब क्या हो गया बच्चों, ये प्रोडक्ट हुए, तो सी प्लस डी लिखूंगा। अब लेकिन बच्चों हमने पढ़ा है ये है क्या, रेट ऑफ रिएक्शन, क्योंकि सब में देखिए कॉफिशिएंट से डिवाइड भी हो रहा है, और डिवाइड हो रहा है बच्चों तो हमें पता है जो कॉफिशिएंट होता है बैलेंस्ड इक्वेशन में उसी से डिवाइड करते हैं, इसलिए ए का कॉफिशिएंट 2 हो गया, बी का कुछ नहीं लिखा है मतलब बच्चों 1 हुआ उसका, तो 1b हो गया ये। इसी तरह से 4 से डिवाइड हो रहा है तो ये 4c, 3 से डिवाइड हो रहा है इसलिए 3d। तो बच्चों ये क्लियर सबको, ये वेरी गुड, सबने सही बताया, ये तो ये समझ में आया सबको बच्चों। ये तो बैलेंस्ड इक्वेशन भी आपसे पूछ सकता है वो रेट ऑफ रिएक्शन का एक्सप्रेशन लिखकर। तो बच्चों ये समझ में आया। अब थोड़ा सा और अच्छा क्वेश्चन करें। सतीश बेटा क्वेश्चन कर लो, बार बार एक चीज मत लिखो, क्वेश्चन कर लो, टाइम पास मत करो, क्वेश्चन लिखें। अब बच्चों यहां पर हमें बोला है ग्राफ प्लॉट करके दिया है हमें, और हमें ग्राफ के अकॉर्डिंग बोला है ये जो बैलेंस्ड इक्वेशन है इसमें n की वैल्यू लाएं। और बच्चों आप देख सकते हैं n की वैल्यू जो है, n की जो वैल्यू है वो है प्रोडक्ट का कॉफिशिएंट, प्रोडक्ट का कॉफिशिएंट, और प्रोडक्ट का कॉफिशिएंट जो है वो हमें लाना है लेकिन ग्राफ के अकॉर्डिंग। और बच्चों आप देखिए ग्राफ में कंसंट्रेशन को वाई एक्सिस पर लिया, नीचे से ऊपर जा रहे हैं, बढ़ रही है, टाइम लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं, एक्स एक्सिस पर बढ़ रहा है, और बच्चों ओरिजिन पर इसकी वैल्यू 0 है सबकी। अब हमसे पूछा है वैल्यू ऑफ n, मतलब प्रोडक्ट का कॉफिशिएंट 0 to 5 सेकंड के बीच में। अब बच्चों यहां पर हमें दिख रहा है कि कंसंट्रेशन ग्राफ देखिए बच्चों, ए का कंसंट्रेशन का ग्राफ डिक्रीज हो रहा है, बी की कंसंट्रेशन का ग्राफ इंक्रीज हो रहा है, और हमें अलग अलग टाइम पर कंसंट्रेशंस गिवन है। लेकिन बच्चों हमें एन लाना है तो हमें ऐसी प्रॉपर्टी लानी पड़ेगी जो ए और बी दोनों के रेस्पेक्ट में सेम रहे, और वो एक ही प्रॉपर्टी होती है ए और बी के रेस्पेक्ट में रेट ऑफ रिएक्शन। इसलिए मैं फिर से लिखूंगा रेट ऑफ रिएक्शन का एक्सप्रेशन, और आप देख सकते हैं बच्चों जो कॉफिशिएंट होता है उससे डिवाइड करते हैं। अब बच्चों यहां पर मैं ए के रेस्पेक्ट में लिखूंगा तो 1/1 इंटू माइनस डेल्टा ए बाई डेल्टा टी लिखूंगा। इसी तरह से बच्चों बी के रेस्पेक्ट में लिखूंगा, वो प्रोडक्ट है उसका कॉफिशिएंट एन से डिवाइड होगा तो 1/n इंटू डेल्टा बी बाई डेल्टा टी। अब बच्चों आप देख सकते हैं यहां से अगर मुझे n की वैल्यू लानी है तो मुझे पहले ये फॉर्मूला बता रहा रेट ऑफ रिएक्शन का कि माइनस डेल्टा ई बाई डेल्टा टी और प्लस डेल्टा बी बाई डेल्टा टी लाना पड़ेगा। अब ये लाएंगे कैसे, उसके लिए आप देखिए बच्चों हमें चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ ए चाहिए, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ ए। तो बच्चों आप देख सकते हैं हमसे पूछा है T1 टाइम उसने दिया है 0, T2 टाइम दिया है 5 सेकंड। तो बच्चों ए के ग्राफ में T1 मतलब 0 टाइम पर आप देखिए बच्चों, ध्यान से देखिएगा बच्चों ये ग्राफ में कि 0 टाइम पर अब बच्चों कंसंट्रेशन ऑफ ए इनिशियली मैक्सिमम होती है। तो बच्चों आप देख सकते हैं 0 टाइम पर ए की कंसंट्रेशन है 0.6, मतलब बच्चों T1 टाइम मतलब डेल्टा टी जब लिखूंगा तो फाइनल माइनस इनिशियल टाइम, और फाइनल टाइम है 5 - 0। अब बच्चों 0 टाइम पर रिएक्टेंट ए की कंसंट्रेशन ग्राफ के अकॉर्डिंग दिख रही है बच्चों 0.6। अच्छा बच्चों 5 सेकंड पर देखिए, 5 सेकंड पर ए के ग्राफ में देखिए ये है वैल्यू 0.5 ए के ग्राफ में।
तो बच्चों एक एक कर्व में देखेंगे तभी एक ही कंसंट्रेशन आएगी, और वो है वैल्यू बच्चों 0.5। तो बच्चों माइनस डेल्टा ए बाई डेल्टा टी हमने -0.5 -0.6 अपॉन 5 - 0 कैसे लिखा है समझ में आया। अब 1/n लिखूंगा बच्चों इधर। अब इसी तरह से डेल्टा टी तो T2 - T1 5 - 0। अच्छा बच्चों 0 टाइम पर प्रोडक्ट बी की कंसंट्रेशन का कर्व देखिए, ये 0 से स्टार्ट हो रहा है, इसलिए बच्चों 0 टाइम पर बी था ही नहीं, मतलब इनिशियली 0। और अब बी के कर्व में देखिए बच्चों 5 सेकंड पर इसकी वैल्यू है 0.3। और इनको सॉल्व करेंगे बच्चों तो ये -0.1 माइनस माइनस प्लस 1/5 इक्वल्स टू 1/n इंटू 0.3 0.1/5 इक्वल्स टू 1/n इंटू 0.3/5। अब बच्चों यहां से देख सकते हैं 5 कैंसिल हो जाएगा, पॉइंट भी हट जाएगा, तो n वैल्यू आ जाएगी 3। मतलब बच्चों इस क्वेश्चन का आंसर हो गया 3, जो वेरी गुड, बहुत सारे बच्चों ने सही बताया। तो बच्चों यहां पर भी आप देख सकते हैं हर क्वेश्चन में एक ही चीज करनी है, हमने रेट ऑफ रिएक्शन का एक्सप्रेशन लिखना है। तो बच्चों मैं आपको बोलूं, अब यहां ध्यान से सुनिएगा, समराइज करूं जितने भी हमने अभी तक चारों क्वेश्चन करवाए बच्चों, उसमें देखिए सब में आपने ध्यान से देखा हो, सबसे पहले हमने बच्चों रेट ऑफ रिएक्शन का ही एक्सप्रेशन लिखा। अब मैं इन चारों ABC का एक साथ लिखकर भी ला सकता था। अगले क्वेश्चन में भी देखिए बच्चों, हर बार ROR को ही यूज कर रहे हैं हम। यहां पर फोर्थ क्वेश्चन में देखिए बच्चों, यहां भी ROR का ही एक्सप्रेशन लिखकर हमने क्वेश्चन सॉल्व किया। बच्चों ये क्लियर है सबको? ये वेरी गुड बच्चों, सबका सही है। फैज सबका बढ़िया, एजाज, नौशीन खान सबका वेरी गुड बच्चों, सबका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों हम करते हैं। अब मैं थोड़ा सा चेंज करूंगा क्वेश्चन के डाटाज में, लैंग्वेज में चेंज, ये ध्यान से करिएगा बच्चों। और ये जो क्वेश्चन है बच्चों, ये अच्छा क्वेश्चन है। इसमें आपको यूनिट भी पढ़नी है। मैंने आपको लास्ट क्लास में बोला था कि मैं क्वेश्चन अच्छा करना है तो मुझे रेट ऑफ रिएक्शन की यूनिट का ही चेंज करूंगा। अब यहां ध्यान से देखिए, इस क्वेश्चन में आपको बोला है 2CO2 गैस गिव्स, सॉरी बच्चों इसमें थोड़ा सा करेक्शन है, इसमें ध्यान से देखिएगा बच्चों, ये जो लिखा है ना प्लस, ये है एरो, ये एरो है बच्चों, ये करेक्शन सही कर लीजिएगा क्वेश्चन में। 2CO2 गिव्स 2CO प्लस O2 गैस। और बच्चों आपको दिया है क्वेश्चन ने ROD ऑफ CO2 इज 11 ग्राम पर लीटर पर सेकेंड, 11 ग्राम पर लीटर पर सेकेंड। और हमसे पूछा है रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO। अब यहां पर बच्चों एक चीज का ध्यान सुन लीजिए, मैं जो बोल रहा हूं एक चीज ध्यान सुनिएगा बच्चों, कि अगर क्वेश्चन में जिस यूनिट में डाटा गिवन हो, आंसर भी उसी यूनिट में लाएंगे हम। जिस यूनिट में डाटा गिवन है आंसर भी उसी यूनिट में आएगा। अब यहां पर जो है, यहां पर बच्चों देखिए ये 11 ग्राम पर लीटर पर सेकंड है। अब बच्चों हमें रिएक्शन दी है 2CO2 गिव्स 2CO प्लस O2, ये रिएक्शन है बच्चों। 2CO2 गिव्स 2CO प्लस O2। अब बच्चों मैं इसकी रेट ऑफ रिएक्शन अगर लिखूंगा तो रेट ऑफ रिएक्शन लिखेंगे बच्चों, CO2 के रेस्पेक्ट में लिखूं तो हाफ इंटू माइनस dCO2/dt लिख सकता हूं बच्चों। और पूछा किसके लिए है? CO के लिए, तो CO के लिए लिखूंगा तो भी बच्चों उसका कॉफिशिएंट 2 है, इसलिए हाफ इंटू
प्लस DCO/dt। अब बच्चों आप देख सकते हैं यहां पर दोनों के कॉफिशिएंट सेम हैं, इसलिए दोनों के रेस्पेक्ट में कॉफिशिएंट कट जाएंगे और दोनों के लिए रेट ऑफ CO की जो रेट ऑफ फॉर्मेशन होगी बच्चों, वही रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ CO2 भी होगी। मतलब बच्चों रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ CO2 के इक्वल। वेरी गुड बच्चों, बहुत सारे बच्चों का सही है, लेकिन कुछ ने गलत भी कर लिया खुशी खुशी में। अब ये खुशी खुशी वाली गलती बच्चों ध्यान से देखिएगा, जिन्होंने बोला कि आंसर सेम 11 आएगा, वैल्यू सेम आएगी, वो रॉन्ग है। क्यों रॉन्ग है बच्चों? यहां पर देखिए, अभी तक हमने हर क्वेश्चन में देखिए कंसंट्रेशन की यूनिट क्या लिखी थी, मोलैरिटी टाइम इनवर्स, मोलैरिटी टाइम इनवर्स। लेकिन इस क्वेश्चन में देखिए बच्चों, हमें कंसंट्रेशन मोलैरिटी दी ही नहीं है, ये है मास ना कि मोल। बच्चों ये मास पर लीटर है और कंसंट्रेशन होती है मोल पर लीटर, तो इस मास को पहले CO2 के मोल में बदलिए बच्चों। तो यहां पर इसको पहले हम बदलेंगे बच्चों, ये है रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ CO2, मतलब ये है माइनस DCO2/dt। लेकिन ये कंसंट्रेशन है ही नहीं, स्क्वायर ब्रैकेट कंसंट्रेशन को शो करता है और ये है मास। तो बच्चों इसको पहले मोल में बदलिए, और हमने पढ़ा मोल कॉन्सेप्ट में मास बाय मॉलिक्यूलर वेट होता है मोल। तो ये हो गया अब मोल पर लीटर पर सेकंड, और बच्चों ये मोल पर लीटर पर सेकंड मतलब 1/4 हो गई वैल्यू। तो बच्चों ये जो 1/4 है बच्चों, ये वैल्यू पुट करेंगे हम यहां पर, ये वैल्यू पुट करोगे तो बच्चों इससे DCO/dt आ जाएगा 1/4 मोल पर लीटर पर सेकंड। तो बच्चों मोल की टर्म में अगर पूछता तो आंसर सेम हो जाता, लेकिन ध्यान रखिएगा बच्चों, मैंने अभी बोला था कि जिस यूनिट में डाटा गिवन हो फाइनल आंसर भी उसी यूनिट में होना चाहिए। मतलब ये मोल पर लीटर पर सेकंड आया है, लेकिन हमें इसको बदलना पड़ेगा मास में बदलना पड़ेगा। और बच्चों हमने पढ़ा है किसी भी, लेकिन अब बच्चों ये किसके मास में बदलेंगे हम? कार्बन मोनोऑक्साइड के रेस्पेक्ट में, और कार्बन मोनोऑक्साइड का मास है बच्चों हमें पता है 1 मोल का मास, मोल कॉन्सेप्ट हम पढ़ चुके हैं। अब तो 1 मोल का मास होता है किसी भी सब्सटेंस का मॉलिक्यूलर वेट इन ग्राम। तो CO का मॉलिक्यूलर वेट 12 + 16 28। तो बच्चों इसका मॉलिक्यूलर वेट 28, ये फिर से 28 लास्ट में मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा 7 ग्राम पर लीटर पर सेकंड। आंसर होगा कार्बन मोनोऑक्साइड की रेट ऑफ फॉर्मेशन। अब बच्चों ये क्वेश्चन जो है ये इजी सा, लेकिन फिर भी बहुत अच्छा, क्योंकि इसमें आपने यूनिट को बदला है। इसलिए बच्चों ध्यान से पढ़िएगा, अभी तक चारों क्वेश्चंस जो मैंने करवाए उनमें यूनिट मोलैरिटी ही थी, इसलिए आंसर डायरेक्ट मोलैरिटी में आ जाता था। लेकिन यहां पर मास है, तो बच्चों मास है तो आंसर लास्ट में पहले लाना मोल ही पड़ेगा, फिर उसको मास में बदलेंगे। वेरी गुड बच्चों, बहुत सारे बच्चों ने कहा सही है, लेकिन कुछ ने गलत भी कर लिया। सही करके गलत कर लिया बच्चों, एक खुशी खुशी में होगी, उन्होंने आंसर छोड़ दिया 0.25 तक ही। लेकिन बच्चों 0.25 तक छोड़ दिया तो उसको नहीं छोड़ना था, उसको मास में बदलना था बस। और बच्चों एक चीज सुन लीजिए, सबसे अच्छी चीज, आपको इतना भी नहीं सोचना, आपको तो बस ध्यान रखना है क्वेश्चन में ऑप्शंस में यूनिट पढ़ लेना, बस यूनिट पढ़ लेना ऑप्शंस में। और पीयूष बेटा नेगेटिव में आंसर नहीं होगा, क्योंकि इतनी बार मैं बोल चुका हूं कि ये जो रेट ऑफ डिसअपीयरेंस होती है ये इंक्लूडिंग माइनस साइन ही होती है, इसलिए माइनस हम नहीं आएगा अलग से। अब बच्चों यहां पर CO2 का हमने कॉफिशिएंट ले लिया था बेटा, क्योंकि वो कट गया कॉफिशिएंट, इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ा। तो सिंपल सी एक चीज बोल रहा हूं बच्चों, कंक्लूड करूं मैं कि जब भी यूनिट मास में हो
इस क्वेश्चन को मैं कंक्लूड करूं बच्चों, क्वेश्चन जब भी यूनिट उसकी मास की टर्म में हो तो सबसे पहले उसको मोल में बदलो, जिसका आंसर लाना है उसको भी मोल की टर्म में लाओ, और लास्ट में उसको वापस से मास में बदल लो। तो बच्चों ये क्लियर है बच्चों सबको, ये समझ में आया। अब और चेंज कर रहा हूं क्वेश्चन में बच्चों में, नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों ये, अब यहां पर फिर से डाटा चेंज है बच्चों। प्रिंस कुमार बेटा, कार्बन मोनोऑक्साइड का मॉलिक्यूलर वेट अभी तक तो 28 ही होता है, क्योंकि कार्बन का 12, ऑक्सीजन का 16, तो 28 ही होता है मॉलिक्यूलर वेट। अब बच्चों यहां पर आप देखिए इस क्वेश्चन में और अभी तक हमने जो क्वेश्चन किए उनमें डिफरेंस है। यहां पर देखिए बच्चों, प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन लिखा है, मतलब बच्चों ये है प्रेशर का क्वेश्चन, और हमने पढ़ा था प्रेशर हमेशा गैस का लेते हैं। तो बच्चों देख सकते हैं हाइड्रोजन गैस ही होती है, और इसने लिखा है प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन डिक्रीजेस फ्रॉम 2 atm टू 1.2 atm, मतलब बच्चों उसका इनिशियल प्रेशर P1 दिया है, फाइनल रिमेनिंग प्रेशर P2 दिया है, और 20 मिनट मतलब बच्चों ये टाइम्ड इंटरवल दिया है। लेकिन ध्यान से पढ़िए बच्चों, तो यहां पर आप देखिए 27 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हमें दिया है, और बोला है फाइंड ROR। और बच्चों मैंने आज ही आपको बोला था जब भी ROR लाना हो, प्रेशर से ROR लाना हो तो यूनिट सबसे पहले चेक कीजिएगा। और आप ध्यान से देखिए यहां पर 2 यूनिट में आंसर लाना है। फर्स्ट देखिए लाना है ATM पर मिनट, मतलब बच्चों डाटा प्रेशर का दिया और आंसर भी प्रेशर की टर्म में ही लाना है। तो बच्चों इस फर्स्ट के लिए तो ROR हम डायरेक्टली यूज कर सकते हैं माइनस डेल्टा PH2, क्योंकि हाइड्रोजन के रेस्पेक्ट में लाना है आंसर। और बच्चों यहां पर एक चीज ध्यान रखिएगा, कॉफिशिएंट नहीं दिया हाइड्रोजन का तो हम 1 मान लेंगे, ये अजम्पशन है IUPAC का। अगर किसी का कॉफिशिएंट ना दे तो उसको 1 मान लेते हैं क्वेश्चन में, इसलिए हाइड्रोजन का कॉफिशिएंट हमने 1 मान लिया। अब बच्चों देख सकते हैं ये डिक्रीज हो रहा है, इसलिए रिएक्टेंट ही होगा, इसलिए हमने माइनस भी यूज किया। अब बच्चों डेल्टा P बाय डेल्टा T जब लिखूंगा मैं, तो फाइनल माइनस इनिशियल P2 माइनस P1 1.2 माइनस 2 अपॉन टाइम इंटरवल 20 मिनट। और फर्स्ट ऑप्शन में आप देख सकते हैं बच्चों यहां पर ATM मिनट इनवर्स में लिखा है आंसर, इसलिए बच्चों ये 0.8 माइनस का माइनस माइनस प्लस अपॉन 20 करेंगे तो आंसर बच्चों इसका आ जाएगा 0.8 अपॉन 20। तो सॉल्व करेंगे तो बच्चों इसका आंसर आ जाएगा 4 इंटू 10 की पावर माइनस 2 ATM मिनट इनवर्स, ATM मिनट इनवर्स। वेरी गुड बच्चों, सबका सही है, ये सबका सही है। लेकिन बच्चों सेकंड में ध्यान से पढ़ना था, ये अच्छा क्वेश्चन बच्चों, ये सेकंड वाला पार्ट इसका अच्छा है। क्यों? क्योंकि आपने यूनिट पढ़नी थी ध्यान से, कि इसने पढ़ी है बच्चों, क्या लिखा है मोल पर लीटर पर मिनट, मतलब बच्चों ये प्रेशर का डाटा देकर रेट पूछ रहा है कंसंट्रेशन की टर्म में, कंसंट्रेशन टर्म में पूछ रहा है रेट। और हमने पढ़ा था बच्चों लास्ट क्लास में, अगर प्रेशर का डाटा देकर रेट कंसंट्रेशन की टर्म में पूछे तो बच्चों फिर उसी डेल्टा P बाय डेल्टा T को RT से डिवाइड कर देते हैं। मतलब बच्चों जो डेल्टा P बाय डेल्टा T हम ला चुके उसी को हमने करना था RT से डिवाइड। लेकिन बच्चों इसमें ध्यान से देखिएगा, एक बार मैं वापस आपको पीछे लेकर चल रहा हूं। हमने बोला था जब क्वेश्चन में प्रेशर गिवन हो तो RT से डिवाइड करते हैं, लेकिन ध्यान से देखिएगा बच्चों RT में R की वैल्यू लीटर ATM में रखते हैं 1/12 अप्रॉक्स 0.0821,
और उसके लिए प्रेशर मस्ट बी इन एटीएम होना चाहिए। और यहां पर बच्चों अभी क्वेश्चन जो हमारा है इसमें बच्चों आपको देख सकते हैं प्रेशर एटीएम में ही दिया है, इसलिए डायरेक्ट हम आरटी से डिवाइड कर सकते हैं। और बच्चों आर की वैल्यू 1/12 रखेंगे। और एक चीज ध्यान रखिएगा बच्चों, ये जो टेम्परेचर है ये दिया डिग्री सेल्सियस में है, लेकिन इसको रखेंगे केल्विन में, क्योंकि अकेला टेम्परेचर, ध्यान सुन लीजिए बच्चों, अकेला टेम्परेचर पूरी फिजिकल केमिस्ट्री में किसी भी फॉर्मूले में काम आए हमेशा वो देता डिग्री सेल्सियस में है, बट उसको 273 ऐड करके केल्विन में पुट कीजिएगा। तो बच्चों 300 से डिवाइड कीजिएगा और डेल्टा पी बाय डेल्टा टी जो हम ला चुके बच्चों माइनस डेल्टा पी, तो वो है 4 × 10⁻⁻²। और बच्चों आप देख सकते हैं यहां पर इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा 16 × 10⁻⁻4 मोल पर लीटर पर मिनट। 16 × 10⁻⁻4, या इसी को मैं लिख सकता हूं बच्चों 1.6 × 10⁻³ मोल पर लीटर पर मिनट। ये बच्चों क्लियर है सबको ये? तो 16 × 10⁻⁻4 या 1.6 × 10⁻³ क्योंकि बच्चों डेसिमल को राइट साइड में शिफ्ट करोगे तो नेगेटिव पावर बढ़ जाएगी। अब दोनों में से जो ऑप्शन मिले वो टिक कर दीजिएगा। तो बच्चों ये क्लियर है सबको ये? अब पार्ट 1 रितेश बेटा सिंपल सा है कि जब भी प्रेशर दे रखा हो तो रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्ट प्रेशर की टर्म में लाएंगे। क्यों लाएंगे? क्योंकि उसने पूछा भी प्रेशर की टर्म में है और वो होता है डेल्टा पी बाय डेल्टा टी, लेकिन ये प्रेशर डिक्रीज हो रहा था इसलिए इसको हमने रिएक्टेंट माना, और कॉफिशिएंट नहीं दिया था उसका आंसर फर्स्ट मानेंगे। रजनीश बेटा कुछ गलत बोलने के पहले खुद को चेक कर लिया करो। ये समझ में आया बच्चों सबको ये? और जो ये बच्चे बोल रहे हैं यूनिट रॉन्ग है, सोच तो लो क्या बोल रहे हो। यूनिट ये प्रेशर नहीं है, अब आरटी से डिवाइड करते कंसंट्रेशन हो जाती है और कंसंट्रेशन हो गई इसलिए आरटी से डिवाइड करा है। अब सबसे अच्छा क्वेश्चन बच्चों, थोड़ा सा लेंदी भी लेकिन सबसे अच्छा। अब बच्चों इस क्वेश्चन में आप देखिए, अब इस क्वेश्चन में देखिए बच्चों हमसे बोला है इनिशियल प्रेशर ऑफ ए इज 100 mm आफ्टर 10 सेकेंड। बच्चों ये आफ्टर 10 सेकेंड का मतलब ये डेल्टा टी हो गया। और हमसे बोला है कि टोटल प्रेशर ऑफ रिएक्शन बिकम्स 140 mm। ये हमें क्वेश्चन ने बोला है और बोला है कि फाइंड करें रेट ऑफ रिएक्शन इन mm पर सेकेंड या इन मोल पर लीटर पर सेकेंड। मतलब बच्चों टाइम भी सेकंड में दिया है, सेकंड इनवर्स ही है, लेकिन एक बार आप देखिए किसमें पूछा है mm, मतलब ये प्रेशर की टर्म में पूछा है सेकंड, लेकिन प्रेशर में नहीं पूछा है, कंसंट्रेशन की टर्म में पूछा है। और आपको इक्वेशन लिख कर दी है A gives 2B plus C। बलजीत बेटा कैलकुलेशन प्रैक्टिस से आएगी, थियोरिटिकली हम नहीं कर सकते। अब बच्चों यहां ध्यान से देखिएगा, A gives 2B plus C, इसकी रेट ऑफ रिएक्शन लानी है। अब यहां ध्यान से देखिएगा बच्चों ये कि अब सुन लीजिए मैं जो बोल रहा हूं ध्यान से। हमने हमेशा बोला है आपको ROD ROA वाले क्वेश्चन में कुछ भी समझ में आए चाहे ना आए, ROR का एक्सप्रेशन लिखिएगा, लेकिन ROR का एक्सप्रेशन लिखने में अब यहां देखिए बच्चों
प्रेशर दिया है, लेकिन दिया किसका है बच्चों, आप देख सकते हैं ए का प्रेशर दिया है। मतलब मैं रेट भी लाऊंगा ए के रेस्पेक्ट में, बी और सी के डाटा मुझे दिए ही नहीं क्वेश्चन में, इसलिए हम ए के रेस्पेक्ट में रेट लिखेंगे। और बच्चों ए के रेस्पेक्ट में जब रेट लिखूंगा तो फर्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा है mm पर सेकंड, मतलब प्रेशर की टर्म में ही पूछा है। अब ROR लिखूंगा बच्चों तो ए का कॉफिशिएंट 1 है, तो 1 से डिवाइड भी करोगे बच्चों, आपके कॉफिशिएंट लिख कर दिया इसलिए 1/1 इंटू ए के रेस्पेक्ट में लिखूंगा तो माइनस डेल्टा पी ए बाय डेल्टा टी लिखते हो, डेल्टा पी ए बाय डेल्टा टी। अब बच्चों यहां पर आप देखिए हमें माइनस डेल्टा पी ए बाय डेल्टा टी में बच्चों डेल्टा टी आफ्टर 10 सेकेंड हमें डायरेक्ट दे रखा है, इसलिए डेल्टा टी की वैल्यू 10। बट बच्चों ध्यान से यहां रुक जाइए, सुन लीजिए ध्यान से, ये जो 100 mm जो है 100 mm ये ए का प्रेशर है, 100 mm ए का प्रेशर है इनिशियल, मतलब बच्चों ये P1 है, P1 है ये ए का प्रेशर P1 है। बट बच्चों यहां पर ध्यान से देखिए P1 हमें पता है, P2 माइनस P1 में P1 की वैल्यू पता है, लेकिन ध्यान से देखिए एजाज बेटा, ध्यान से देखिए कि यहां पर हमें ए का प्रेशर P2 दिया ही नहीं है क्वेश्चन में, P2 ए का प्रेशर है दिया ही नहीं है, उसने हमें क्वेश्चन में दिया है टोटल प्रेशर ऑफ द रिएक्शन, जो कि रिएक्टेंट प्रोडक्ट का सम होता है। टोटल प्रेशर दिया है बच्चों इसने रिएक्शन का, ना कि ए का। और अब यहां देखिए बच्चों इनिशियली, मतलब टाइम t 0 पर इनिशियली हमें दिया है 100 mm प्रेशर, तो बच्चों इनिशियली प्रोडक्ट होंगे ही नहीं। और हमने पढ़ा है बच्चों प्रेशर ओनली फॉर गैसेस काम आता है। अब यहां पर 100 mm प्रोडक्ट इनिशियली होते ही नहीं है, सब गैसेस हैं, इसलिए सबको कैलकुलेशन में कंसीडर करते हैं, क्योंकि हमने पढ़ा है बच्चों प्रेशर ओनली फॉर गैसेस काम आता है। तो इनिशियली 100 mm प्रोडक्ट का इनिशियली 0 अब आफ्टर रिएक्शन या आफ्टर सम टाइम जब रिएक्शन होगी, मतलब बच्चों सम टाइम का मतलब यहां पर आफ्टर 10 सेकेंड जब रिएक्शन होगी। अब बच्चों ऐसे क्वेश्चन हमने लिमिटिंग रिएजेंट एक्सिस रिएजेंट वाले क्वेश्चंस में किए हैं। बच्चों अगर मैं आपसे बोलूं 10 सेकेंड के बाद ए, अब ध्यान से मुझे बताइए, वेरी गुड बच्चों सबका सही है, 2 mm पर सेकेंड जिनका आया वो करेक्ट है, बट ध्यान से सुन लीजिए जिनका रॉन्ग आ रहा है वो ध्यान से समझिए, क्योंकि कुछ का रॉन्ग भी है, ये ध्यान से समझिए। यहां पर हमें ए का इनिशियल प्रेशर तो दिया था, लेकिन ये मैंने क्यों नहीं बोला 140 mm जो है ये ए का प्रेशर हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि ए रिएक्टेंट है, और जब रिएक्शन होती है तो ए घटेगा, और ए जब घटेगा तो उसका प्रेशर भी घटेगा। अब घटकर रह कितना गया वो हमें लाना पड़ेगा, वो हमें लाना पड़ेगा बच्चों। अब लाने के लिए मैं अज्यूम कर रहा हूं इसका कॉफिशिएंट 1, जैसे हमने लिमिटिंग रिएजेंट वाले क्वेश्चंस में एक्स की टर्म में लिखते थे, मोल कॉन्सेप्ट में हमने जो पढ़ा था बच्चों एक्स की टर्म में लिखना, वो यहां यूज कर लीजिए। तो बच्चों रिएक्टेंट इनिशियली 100 था, अज्यूम कर रहा हूं बच्चों मैं कि x mm कम हो गया, तो बच्चों 100 माइनस x लिख दीजिए इसको, क्योंकि कॉफिशिएंट 1। लेकिन बच्चों प्रोडक्ट जो बनता है वो बैलेंस्ड इक्वेशन के कॉफिशिएंट्स के अकॉर्डिंग बनता है, और आप देख सकते हैं बच्चों जब 1 मोल A पूरा खत्म होता है तो B का 2 मोल बनता है। लेकिन जब x कम होगा तो बच्चों 1 से बनता है 2, तो x से कितना बनेगा ये 2x mm। C का कितना बनेगा बच्चों x mm, और बच्चों ये जो है ये x की टर्म में रिमेनिंग और प्रोड्यूस्ड हैं, रिमेनिंग और प्रोड्यूस्ड प्रेशर हैं। अब बच्चों अगर हमें x की वैल्यू मिल जाए तो हमें रिमेनिंग प्रेशर ऑफ A मिल जाएगा। अब बच्चों इस x को लाने के लिए उसने क्या दिया है टोटल प्रेशर, और आपको थोड़ा सा डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर का याद हो बच्चों,
जो फिजिक्स में पढ़ते हो कि टोटल प्रेशर ऑफ मिक्सचर होता है सारी गैसेस के पार्शियल प्रेशर के सम के इक्वल। मतलब बच्चों ये जो टोटल प्रेशर होगा वो होगा ए बी सी तीनों के पार्शियल प्रेशर के सम के इक्वल। मतलब पी टोटल जो होगा बच्चों वो पी ए प्लस पी बी प्लस पी सी। अब बच्चों हम क्वेश्चन ने 140 mm दिया, हमारे अकॉर्डिंग ए का पार्शियल प्रेशर 100 माइनस एक्स, बी का 2x, सी का x। सॉल्व करेंगे ये एक x कट जाएगा बच्चों यहां से, और यहां से बच्चों हम लिख सकते हैं x की वैल्यू लाएंगे तो वो आ जाएगी 20 mm। और बच्चों ये 20 mm जो आई वैल्यू ये हम x की जगह पुट कर दें, और x की जगह पुट करेंगे तो बच्चों ये हो गया 80 mm। और आप देख सकते हैं बच्चों रिएक्टेंट घटता है तो वो घटकर कितना रह गया बच्चों 100 से 80 mm, और ये बढ़कर हो जाएगा बच्चों 40 mm, और C का हो जाएगा 20 mm। अब बच्चों यहां पर जो हमें P2 की वैल्यू नहीं दी थी तो हमने वो ले आए 80 माइनस 100, और इसको सॉल्व करेंगे बच्चों तो आंसर आ जाएगा 2 mm पर सेकंड। बट बच्चों ये रेट ऑफ रिएक्शन आई प्रेशर की टर्म में। तो फर्स्ट वाला पार्ट बच्चों यहां ध्यान से सुनिएगा कि ये जो क्वेश्चन है इसको हमें थोड़ा सा सॉल्व करके लाना पड़ा, लेकिन जबकि इसके पहले वाला क्वेश्चन बच्चों इसमें देखिए ध्यान से, ये जो दोनों क्वेश्चन मैंने करवाए साथ में, इनको जानबूझ के साथ में करवाए, ध्यान से समझिएगा बच्चों। यहां पर देखिए हाइड्रोजन रिएक्टेंट का प्रेशर डिक्रीज हो रहा था तो उसने P1 P2 खुद ने हमें दे दिए थे, इसलिए हमने डायरेक्ट फॉर्मूला यूज कर लिया था। लेकिन इस क्वेश्चन में बच्चों हमें इनिशियल प्रेशर तो दिया था P1, लेकिन टोटल प्रेशर ऑफ रिएक्शन दिया था। अब बच्चों सेकंड पार्ट में हमसे पूछा है मोल पर लीटर पर सेकंड, लेकिन बच्चों सेकंड पार्ट को जब लाएंगे तो ध्यान से देखिएगा बच्चों, रेट ऑफ रिएक्शन सेकंड में कंसंट्रेशन की टर्म में लानी है। लो वो हम क्या करेंगे बच्चों, उसी डेल्टा P बाय डेल्टा T को RT से डिवाइड कर देंगे, RT से डिवाइड कर देंगे, और बच्चों डेल्टा P A बाई डेल्टा T हम ला चुके। लेकिन यहां पर ध्यान से देखिएगा बच्चों, यहां पर ये mm में है आंसर, और हमने बोला था बच्चों कि अगर RT से डिवाइड करोगे तो R रखते हैं लीटर ATM में, इसलिए ये डेल्टा P बाई डेल्टा T में ये प्रेशर भी होना चाहिए इन ATM, जो ये है ही नहीं अभी ATM में। इसलिए बच्चों हमने पढ़ा था लास्ट क्लास में mm को ATM में चेंज करना पड़ेगा, उसके लिए 760 से डिवाइड करोगे। तो बच्चों यहां पर हमने इसको 760 से डिवाइड क्यों करा, क्योंकि हमें ATM में चाहिए प्रेशर, तभी तो हम 1/RT से डिवाइड करके कंसंट्रेशन ला पाएंगे। और अब बच्चों यहां पर डिवाइड जब करेंगे, सॉल्व करेंगे, तो टेम्परेचर हमें दिया है 27 डिग्री सेल्सियस, उसको केल्विन में रखेंगे तो 300 केल्विन, और 300 केल्विन से डिवाइड करोगे 1/12 R वैल्यू रखेंगे, 300 से डिवाइड करेंगे और 2/760 रखेंगे। यहां बच्चों ओनली 2 नहीं रखेंगे, बस ये ध्यान रखना था 2/760 रखेंगे, और ये थोड़ा सा कैलकुलेशन आपको करनी पड़ेगी बच्चों, और इसका आंसर आ जाएगा 1.06 इंटू 10 की पावर -4 मोल पर लीटर पर सेकंड। और बच्चों ये ध्यान रखिएगा, ये वाला बच्चों ये क्लियर सबको, ये जो आंसर आया सबका सही है, संजय बेटा करेक्ट है आपका। यहां पर ROR जो लाए वो हम लाए यहां पर 1.06 इंटू 10 की पावर -4, और ये जो वैल्यू आई बच्चों यहां पर बस आपको ध्यान रखना था कि ROR लाने में ये प्रेशर को ATM में बदलना था बस, क्योंकि ये mm था, जबकि पहले वाले में हमने देख सकते हैं हमने इसको ATM में बदलने की जरूरत ही नहीं थी। क्यों जरूरत नहीं थी, क्योंकि यहां प्रेशर
डायरेक्टली एटीएम में दे रखा था, लेकिन इसमें एमएम में था। फर्स्ट वाले में तो एमएम में पूछा था, लेकिन सेकंड में कंसंट्रेशन में पूछा था। तो बच्चों जिनका भी गलत हुआ लास्ट में उनको ध्यान रखिए, अब ये सिली मिस्टेक नहीं करनी है। अब एक चीज मैं बोल रहा हूं बच्चों, ये जो मैंने अभी पढ़ाया आज, इसको ध्यान से पढ़िएगा, रिवाइज कीजिएगा। क्वेश्चन जैसे मैंने बोला, मैं समराइज कर दूं शॉर्ट में बच्चों, तो जब भी आरओडी आरओए का क्वेश्चन हो तो आरओआर का एक्सप्रेशन लिखना है। यूनिट पढ़िएगा, मास में हुआ तो मोल में बदलूंगा। थर्ड, प्रेशर दे रखा हो तो ऑप्शंस में यूनिट पढ़िएगा। तो बच्चों ये क्लियर है सबको ये। अब यहां पर मैं जो बोल रहा हूं बच्चों ध्यान सुन लीजिए, टेस्ट का सिलेबस बता रहा हूं, टेस्ट का सिलेबस बता रहा हूं, ध्यान से सुन लीजिएगा। केमिकल काइनेटिक्स हम टेस्ट के पहले तक जहां तक पढ़ लेंगे वहां तक आएगा, और जो हम प्रीवियस चैप्टर पढ़ चुके हैं मोल कॉन्सेप्ट वो भी आएगा, क्योंकि बच्चों जिससे आप दोनों चैप्टर्स आपके साथ में रिवाइज होते रहेंगे, कभी भी आपका बैकलॉग नहीं होगा। बैक पोर्शन आपको साथ में रिवाइज करना है। और अभिषेक बेटा लेंदी आ सकता है नीट में, क्योंकि ये नीट का ही क्वेश्चन है, इसलिए ये मत सोचिएगा कि ये नीट का क्वेश्चन नहीं है, ऐसे लेंदी नहीं आते। तो बच्चों ये क्लियर है सबको ये। तो टेस्ट का सिलेबस मैंने आपको बता दिया, मोल कॉन्सेप्ट पूरा चैप्टर आएगा, और केमिकल काइनेटिक्स जहां तक पढ़ लेंगे वहां तक आएगा। ठीक है बच्चों, थैंक यू।